नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के जो द्वितीय शासक थे हुमायूं और सूरी वंश की स्थापना करने वाले शेरशाह सूरी और संपूर्ण सूरी शासकों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले नंबर पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में जो है 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठते हैं। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। तो इसी के पश्चात जो है 29 दिसंबर 1530 को आगरा में जो है सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था में ही हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठता है। और इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है, गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था वो बदख्शां नामक स्थान या फिर बदख्शां राज्य का सूबेदार हुआ करता था दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा जो है अपने भाइयों में कर दिया था। तो बाबर ने जो है निर्देश दिया था कि राज्य का बराबर भागों में सभी बेटों में यानी कि हुमायूं के सभी भाइयों में होना चाहिए। तो इस निर्देश को फॉलो करके उसने सभी भाइयों में अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, जो कामरान था उसको उसने काबुल और कंधार दिया था, और जो मिर्ज़ा अस्करी था उसको संभल दिया था, संभल राज्य, और मिर्ज़ा हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ जैसे जो राज्य थे उनको दिया गया। और अपने चचेरे भाई जिसका नाम था सुलेमान मिर्ज़ा, उसको भी जो है हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया था। बदख्शां वही है जहाँ का हुमायूं पहले सूबेदार हुआ करता था। तो इस प्रदेश को उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने जो है दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। तो वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो बनता है आंसर हुमायूं। और कब की थी अगर पूछा जाता है तो 1533 में। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 25 जून 1539 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा। और ये जो है शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस युद्ध में जो है शेर खां विजयी रहता है दोस्तों, हुमायूं इसमें हारा जाता है। और इसी के पश्चात शेर खां ने जो है शेरशाह की पदवी भी ग्रहण करी थी। तो यहाँ पर जो है हुमायूं हार जाता है। और इसके अलावा जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं और कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि हुआ था आपका 17 मई 1540 में ये युद्ध हुआ था। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। पुनः जो है शेर खां और हुमायूं के बीच दोबारा से युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी हुमायूं जो है दोबारा जो है हार जाता है। तो दोस्तों, एक युद्ध तो होता है आपका चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो ये दोनों युद्ध जो है हुमायूं हार जाते हैं दोस्तों। और इसी कन्नौज के युद्ध के पश्चात जो है शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी या फिर शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया दोस्तों। 1540 में कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा और वो जो है सिंध चले जाता है, जहाँ उसने लगभग 15 वर्षों तक 1555 ईस्वी तक जो है उसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया दोस्तों, 15 साल। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन के समय हुमायूं ने हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु फारसवासी मीर अली अकबर जामी की पुत्री जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। तो अकबर जामी की पुत्री जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, इनसे जो है इनकी शादी होती है 29 अगस्त 1541 ईस्वी में, जिनसे जो है इनका पुत्र अकबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने जो है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी, उस टाइम का सूरी शासक था, उसको पुनः से पराजित किया और दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है दोस्तों हुमायूं। तो इस बीच जो है सिकंदर शाह सूरी से पहले जो सूरी शासक थे शेरशाह सूरी के पश्चात, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं हुमायूं के द्वारा
लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध, वो भी क्रम से। तो पहला युद्ध लड़ा जाता है हुमायूं के द्वारा देवरा का युद्ध दोस्तों, जो कि 1531 ईस्वी में होता है। फिर दूसरा युद्ध जो लड़ा था हुमायूं ने, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में, जिसके बारे में हम आगे पहले डिस्कस कर लिया है। और तीसरा युद्ध लड़ा था उन्होंने बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में। और फिर सरहिंद का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1555 में। दोबारा से फिर वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो ये चारों युद्ध क्रम से हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास करता था दोस्तों, इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। प्रश्न बन सकता है कि किस शासक ने जो है 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, तो ये हुमायूं ने ही बनाए थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है। तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं की जीवनी है, जो कि उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है, प्रश्न बन सकता है, तो गुलबदन बेगम ने। और अंत में दोस्तों 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दिन पनाह जो भवन है उसमें स्थित पुस्तकालय में जो है सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि मुगल वास्तुकला से प्रेरित एक मकबरा स्मारक है। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है हुमायूं का मकबरा किस वास्तुकला से प्रेरित है, तो ये मुगल वास्तुकला से प्रेरित है। और दोस्तों यहाँ हुमायूं की कब्र सहित अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं, जैसे कि हुमायूं की जो बेगम थी उनकी कब्रें भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मकबरा जो है हुमायूं की विधवा बेगम के आदेशानुसार 1562 ईस्वी में बनाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, उसकी जो बेगम थी विधवा बेगम, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1562 में ये बनाई जाती है दोस्तों। और इस भवन के जो वास्तुकार थे उनका नाम है मिराग मिर्जा खियास। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो हुमायूं का मकबरा है उसके वास्तुकार कौन थे, मिराग मिर्जा खियास। और दोस्तों इस भवन में जो है सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले जो है लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी भवन पर प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो प्रश्न इससे भी बन सकता है। और दोस्तों हुमायूं के पश्चात जो उत्तराधिकारी बनता है उसी का पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बनता है दोस्तों, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं शेरशाह सूरी यानी कि शेर खां के बारे में, जिसने चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था और हुमायूं से गद्दी छीन ली थी। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है, शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे दोस्तों। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। तो इन्होंने जो है हुमायूं से गद्दी छीनकर खुद सूरी वंश को स्थापित किया था दोस्तों। तो पहले शासक यही हैं सूरी वंश के। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों, लगभग 1472 में माना जाता है। इनके बचपन का नाम था फरीद खां। और दोस्तों 1539 ईस्वी में जो है शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा था, जिससे उसने जीत लिया था। और पुनः से 1540 में शेरशाह ने पुनः से हुमायूं को हराकर भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। 1540 में हुमायूं जो है भारत से भागकर सिंध चले गया था और 15 साल तक वो जो है सिंध में रहे थे दोस्तों। और उन्होंने जो है निर्वासित जीवन वहाँ पर व्यतीत किया था लगभग 15 वर्ष। तो इस 15 वर्ष में जो है सूरी वंश यहाँ पर चला था। उनके बारे में सभी शासकों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसके पश्चात उसने शेर खां की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और 1540 में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद 1540 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सूरी वंश का शासक है, जिसका नाम है शेर खां या फिर शेरशाह सूरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में कार्य किया था। तो जब बाबर का शासन था तो उस समय यह जो एक सैनिक के रूप में काम करता था और बाद में जो है इसे
पदोन्नत करके सेनापति भी बनाया गया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब हम जान लेते हैं शेरशाह के द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्य और कुछ सुधार कार्य जो कि निम्न है। शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में बहुत सारे मुख्य कार्य किए गए और कुछ सुधार कार्य भी किए गए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला पॉइंट है रोहतासगढ़ किला हो गया। किला एक कुहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो 2 मस्जिदों का इसने निर्माण किया था जो कि इम्पोर्टेंट है, रोहतासगढ़ किला और किला एक कुहना। नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सने डंडी का प्रयोग किया। तो इसने जो है भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज का प्रयोग किया था दोस्तों। तो प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया और 380 ग्रेन तांबे के दाम भी लगाए थे। तो रुपया जो है सबसे पहले इसी ने चलाया था दोस्तों। आज के समय पे जो रुपया है वो बहुत सारे देशों के करेंसी के रूप में भी है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पहला रुपया शेरशाह के शासन में ही जारी हुआ था जो कि आज के रुपया का अग्रदूत है। तो सबसे पहले इसी के शासन में हुआ था। रुपया आज भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों में जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 धातुओं की शिक्षा प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी बाद में भी शेरशाह के द्वारा शुरू की गई थी। तो 3 धातुओं की जो शिक्षा प्रणाली है ये भी इसने शुरू की थी और बाद में जो मुगलों की पहचान बनी थी दोस्तों। शेरशाह ने जो है रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। तो जो शेरसूर नगर बसाया इसने रोहतासगढ़ का दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर बसाया था। नेक्स्ट, शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो है सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो जिस समय शेरशाह था तो उस समय 1/3 भाग जितना भी पैदावार होगी उसका 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। नेक्स्ट, कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह ने की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। कबूलियत किसने शुरू किया या फिर पट्टा प्रथा किसने शुरू किया, तो इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। तो डाक प्रथा का प्रचलन भी इसी ने किया दोस्तों। शेरशाह ने जो है 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र जिसको अब पटना के नाम से जाना जाता है तो इसको भी इसी ने पुनर्स्थापित किया था दोस्तों। नेक्स्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को पता होगा, शेरशाह ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जिसको बोलते हैं का निर्माण और मरम्मत करवाई, जो उस समय सड़क ए आजम या फिर सड़क बादशाही के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। तो जीटी रोड की मरम्मत या निर्माण इसी ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने हेतु अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था, जिसे उसने सरकार का नाम दिया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में विकास करने के लिए और सभी जितने भी व्यवस्थाएं उनको सही ढंग से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और उसको क्या नाम दिया, सरकार नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था दोस्तों। उसने अपने शासनकाल के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कड़ी नीतियाँ भी बनाई थी। तो ये एक प्रकार का न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था दोस्तों। नेक्स्ट, अंत में जो है दोस्तों शेरशाह की मृत्यु होती है 22 मई 1545 ईस्वी को बुंदेलखंड में और उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी बनता है उसी का पुत्र इस्लाम शाह सूरी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर बात करें इसकी समाधि की, तो इसकी समाधि है दोस्तों सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित शेरशाह का मकबरा जो है वहाँ पर इसकी समाधि है दोस्तों, जो कि हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का एक प्रथम उदाहरण है। चलिए दोस्तों अंत में हम जान लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शेरशाह सूरी के पश्चात सूरी वंश के अन्य शासक यानी 1545 से लेकर 55 तक जो है 56 तक जो है कौन से वंश सूरी वंश के अन्य शासक रहे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी रहते हैं और उसके पश्चात कुछ अन्य शासक भी रहते हैं। तो इसके पश्चात जो बनते हैं उनका नाम है इस्लाम शाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी के पुत्र होते हैं। 1545 से लेकर 53 तक ये गद्दी संभालते हैं। फिर उसके पश्चात फिरोज शाह सूरी
जो कि इस्लाम शाह सूरी का पुत्र होता है। तो ये जो है 1553 में गद्दी पर आते हैं और 1553 में ही मोहम्मद शाह आदिल गद्दी पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों जो मोहम्मद शाह आदिल हैं ये शेरशाह सूरी के भतीजे होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिए, ये जो है शेरशाह सूरी के भतीजे होते हैं और ये गद्दी पर आ जाते हैं। फिर आते हैं इब्राहिम शाह सूरी जो कि 1555 में ही आते हैं। 1555 में ही सिकंदर शाह सूरी भी बनते हैं और इसी सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं के द्वारा पराजित किया जाता है और पुनः से मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। जबकि सूरी वंश के अंतिम शासक जो है आदिल शाह सूरी रहते हैं, जो कि सिकंदर शाह सूरी के भ्राता होते हैं। और ये सिकंदर शाह सूरी के हारने के पश्चात भी कुछ महीनों तक जो है गद्दी पर रहते हैं दोस्तों। और इसके पश्चात मुग़ल वंश की स्थापना पुनः से हो जाती है और हुमायूं गद्दी पर आ जाते हैं। फिर हुमायूं के पश्चात उनके पुत्र अकबर आ जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर रखें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों।